हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम पुलकित तिवारी और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूं जिसका नाम है क्लाइमेटिक रीजन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर हम कुछ वर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लाइक इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है, ये सवाना क्या होता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स क्या होती है, ये मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है, टेम्परेट मानसून क्या होता है, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है, ये ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है, लॉरेंशियन क्या होता है, परमाफ्रॉस्ट क्या होते हैं, तुंद्रा क्या होते हैं, टाइगा क्या होते हैं, कॉनिफेरस ट्रीज कहां मिलते हैं और कहां किस टाइप का क्लाइमेट मिलने वाला है। तो आज इस एक ही लेक्चर के अंदर ये सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ये आपके लिए बहुत प्रीलिम्स और मेंस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर के साथ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर हम कभी भी क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट आप सब लोगों को पता होगा, क्लाइमेट मेनली किस पर डिपेंड करता है, दैट इज ऑन इंसोलेशन। इंसोलेशन से हमारे पास बनते हैं प्रेशर बेल्ट। प्रेशर बेल्ट के कारण विंड सिस्टम वर्क करता है और विंड सिस्टम किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पे। अब जब भी किसी भी प्लेस का क्लाइमेट होता है तो क्लाइमेट के कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। किसी प्लेस का क्लाइमेट अगर ड्राई है तो हम बोलेंगे वहां पर डेजर्ट टाइप है, वहां पर वेजिटेशन नेग्लिजिबल होगा। तो किसी भी प्लेस का क्लाइमेट उसके वेजिटेशन को डिसाइड करता, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या मिलेंगे आपको, वेजिटेशन कैसा होगा, सॉइल टाइप क्या होगी, और किसी भी प्लेस का क्लाइमेट, किसी भी प्लेस की ज्योग्राफी, वहां की ह्यूमन एक्टिविटी को जो है वो डिसाइड करती है। तो अब आगे चलते हैं, एकदम बेसिक्स देख लेते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि भाई इक्वेटर से जो 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ तक का एरिया है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। बट फेरल सेल में आपको पता होगा वो अप टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ क्या बोलता है, वो बोलता है ट्रॉपिकल एरिया, जिसको हम टॉरेट जोन भी बोल देते हैं। 30 to 60 वो बोल देता है टेम्परेट और 60 to 90 वो बोल देता है पोलर एरिया। तो आप सभी लोगों को फेरल मॉडल जो है वो पता होगा ही होगा। अब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि भाई आप सभी लोगों को पता है कि इक्वेटर जो है वो कैसा है, वार्म एरिया है। इक्वेटर हमेशा कैसा होता है, वार्म होता है बिकॉज ऑफ मोर इंसोलेशन। अब अगर इक्वेटर वार्म है और पोल्स कैसे रहते हैं, कोल्ड रहते हैं। अब अगर इक्वेटर वार्म है तो वहां पर हमेशा विंड क्या करेगी, तो आप लोगों को पता है राइज करेगी। अगर विंड राइज करेगी तो इक्वेटर पे क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। ये सारे कंसेप्ट आपको फेरल मॉडल में ऑलरेडी पता है, ये मैं मान के चल रहा हूं। ऑन दी अदर एंड ये जो पोल्स है दैट इज ऑन द 90 डिग्री, यहां पर विंड हमेशा क्या करेगी, सिंक करेगी, और अगर विंड सिंक करेगी तो यहां पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर। अभी देखिए पोल से विंड मूव करना शुरू करती है कहां, टुवर्ड्स इक्वेटर, बट ये 60 डिग्री आते आते क्या कर जाती है, राइज कर जाती है। 60 डिग्री आते आते क्या कर जाती है, राइज कर जाती है। फिर वो यहां से दो पार्ट्स में डिवाइड होती है इस टाइप से। एक पार्ट पोल पे सिंक करता है और दूसरा पार्ट कहां सिंक करता है, 30 डिग्री नॉर्थ पर सिंक करता है। अब अगर यहां पर विंड सिंक करेगी तो विंड सिंक करने के कारण यहां पर कौन सा प्रेशर बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि विंड सिंक कर रही है। ऑन दी अदर हैंड इक्वेटर पे कैसा प्रेशर बन जाएगा, बिकॉज ऑफ मोर सनलाइट यहां पर बन जाएगा लो प्रेशर। क्यों, क्योंकि इक्वेटर वाला एरिया वार्म हो जाएगा। अगर इक्वेटर वार्म हो जाएगा तो कांटेक्ट में आने वाली एयर भी वार्म हो जाएगी, और अगर एयर वार्म हो जाएगी तो एयर क्या करेगी, राइज करेगी, और अगर एयर राइज करेगी तो सरफेस पर प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। फिर जब 30 डिग्री पर यहां पर सिंक करेगी तो ऑन दी अदर हैंड इक्वेटर पे भी विंड ने राइज किया है। अब यहां से भी ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, तो दूसरी विंड यहां की भी कहां सिंक करेगी, 30 डिग्री पर। तो 30 डिग्री पर क्या बन रहा है, हाई प्रेशर। अब जब सारी की सारी विंड 30 डिग्री पर सिंक कर गई है तो यहां से वो दो पोर्शन में जाएगी, एक इक्वेटर की तरफ जाएगी और दूसरी 60 डिग्री की तरफ जाएगी। तो ये पूरा का पूरा सेल का साइकिल बन गया। इसको हम क्या बोलते हैं, फेरल साइकिल या फेरल मॉडल बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई, अलग अलग सेल के नाम दिए थे। इसका नाम दिया था हेडली सेल, फिर इसका नाम दिया था फेरल सेल, और लास्ट वाले का दिया था पोलर सेल। तो ये आपको पता होगा। सीखने वाली बात बस इतनी सी, दैट द विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। देखो 30 डिग्री से कहां जा रही है विंड, 0 डिग्री की तरफ जा रही है। पोल से कहां जा रही है, 60 डिग्री की तरफ जा रही है, और 30 डिग्री से भी कहां जा रही है, 60 डिग्री की तरफ जा रही है। सो विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बस इतनी सी सीखने वाली बात थी। सो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर एरिया कौन से होते हैं, जो काफी कोल्ड होते हैं, और वहां पर विंड क्या करती है, सिंक। अब आप बोलोगे सर हाई प्रेशर एरिया कोल्ड कैसे हो गए, भाई जब विंड काफी टॉप पर चल के नीचे गिरती है तो ऊपर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो विंड काफी ठंडी हो जाती है, और जब ठंडी विंड नीचे गिरती है तो वो कोल्ड एयर रहती है, और कोल्ड एयर इज ऑलवेज डेंस एयर आल्सो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो हाई प्रेशर एरिया आर एसोसिएटेड विद ड्राई रीजन। अब आप बोलोगे ड्राई कैसे बन गया हाई प्रेशर एरिया, भाई अगर विंड सिंक करेगी तो क्लाउड्स कभी नहीं बनेंगे, और अगर क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो कभी क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो रेन नहीं होगी, और रेन नहीं होगी तो एरिया कैसा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऑन दी अदर
अदर हैंड जहां पर लो प्रेशर बनता है वहां पर विंड क्या करती है, राइज करती है, और अगर विंड राइज करेगी तो राइज करके वो क्या बनाएगी, वो बनाएगी क्लाउड्स, और अगर क्लाउड्स बनेंगे तो वहां पर क्या होगी, रेनफॉल होगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हाई प्रेशर एसोसिएटेड विद ड्राई एरिया, लो प्रेशर एसोसिएटेड विद राइजिंग एयर एंड रेनफॉल। तो ये एकदम बेसिक कंसेप्ट था जो मैंने आपको फटाफट क्लियर कर दिया है। अब हम आगे चलते हैं। यहीं पर मैंने डायग्राम को प्रॉपर बनाया हुआ आप सब लोग देख सकते हैं। इक्वेटर एरिया काफी क्या है, इक्वेटर वाला एरिया कैसा है, लो प्रेशर एरिया है। अगर लो प्रेशर है तो वहां पर विंड क्या करेगी, तो आप लोग बोलोगे राइज करेगी। तो इक्वेटर वाले एरिया में इक्वेटर पे विंड क्या करेगी, राइज करेगी। क्यों, क्योंकि काफी वार्म एरिया है, और अगर इक्वेटर वार्म है तो कांटेक्ट में आने वाली विंड भी कैसी हो जाएगी, वार्म, तो ये राइज कर गई। ऑन दी अदर हैंड पोल्स काफी ठंडा है तो यहाँ पर हमेशा विंड कैसी करेगी, सिंक करेगी, कभी भी राइज नहीं करेगी। विंड सिंक करेगी तो बन जाएगा हाई प्रेशर। अब ये पोल से विंड 60 डिग्री आती है, 60 डिग्री आते आते वार्म हो जाती है तो वो राइज कर जाती है। राइज हो जाती है तो उसके दो पोर्शन में वो डिवाइड हो जाती है। एक पोर्शन यहाँ जाता है और वो 30 डिग्री पर दोबारा फॉल हो जाता है, दूसरा पोर्शन जाता है टुवर्ड्स द पोल्स और पोल्स पे फॉल हो जाता है। अब यहां से जो इक्वेटर से विंड गई थी वो भी 30 डिग्री की तरफ जाएगी और 30 डिग्री पर क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। और अगर 30 डिग्री पर सिंक करेगी तो वहां पर कैसा प्रेशर बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। एंड विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो एक पोर्शन वहां जाएगा, एक पोर्शन टुवर्ड्स इक्वेटर आएगा, और ये वापस क्या मैंने बना दिया, पूरा फेरल मॉडल। अभी विंड का नाम देते हैं जहां से उसका ओरिजिन होता है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमेशा ध्यान रखना, विंड्स हमेशा डिफ्लेक्ट होती है टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, और सदर्न में होती है टुवर्ड्स द लेफ्ट बिकॉज ऑफ ओरियोलिस फोर्स। ये सारे कांसेप्ट्स आपको पता होंगे। तो ये वाली विंड्स को हमने बोला ईस्टर्लीज, ट्रॉपिकल एरियाज में इसलिए बोला ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। ये वाले को हमने बोला प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, और ऊपर वाले को बोला पोलर ईस्टर्लीज। जैसा नॉर्थ में होता है बिल्कुल उसका मिरर अपोजिट कहां होता है, साउथ में भी होता है, और वही का वैसा आपको देखने के लिए मिलता है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, हाउ विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है दैट द विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर एरिया मतलब कोल्ड एरिया रहते हैं, वहां पर विंड सिंक करती है। अगर विंड सिंक करेगी तो कभी भी क्लाउड्स नहीं बनेंगे, तो एरिया कैसे हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, और ड्राई हो जाएंगे तो मोस्टली वहां पर क्या बन जाएगी, तो आप बोलोगे वहां पर बन जाएगी डेजर्ट। तो ये ध्यान रखना है। लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर मतलब वहां पर लो प्रेशर बनता है, एयर राइज करती है, और अगर एयर राइज करती है तो राइजिंग एयर क्या बनाएगी, तो आप बोलोगे क्लाउड्स बनाएगी, और अगर क्लाउड्स बनेंगे तो वहां पर क्या होगी, रेनफॉल भी होगी। ध्यान रखना है प्रेशर बेल्ट हमेशा कैसे चलते हैं, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो हाई चलता रहता है, ऐसा अल्टरनेट बेल्ट जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी समझने वाली बात ये नहीं थी, अब समझने वाली बात क्या थी उसको अपन एक बार ध्यान से देख लेते हैं। समझने वाली बात मैं आपको यहां समझाता हूं कि भाई मान लो मेरे पास दो टाइप की विंड हो सकती है। मेरे पास कितने टाइप की विंड हो सकती है, दो टाइप की विंड हो सकती है। एक वो विंड जो पानी से सरफेस की तरफ आ रही हो, फॉर एग्जाम्पल भाई मैंने बोला मेरा एक ये लैंड मास है, ओके, जमीन का टुकड़ा है, इसके चारों तरफ पानी है। अगर कोई भी विंड वाटर से लैंड की तरफ आएगी, ये विंड कहां से आ रही है, सी टू लैंड आ रही है। अगर ये वाटर से लैंड की तरफ आएगी तो हमेशा अपने साथ क्या लेकर के आएगी, तो आप बोलोगे हमेशा अपने साथ मॉइस्चर लेके आएगी। तो ऐसी विंड्स को जो सी टू लैंड आती है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑनशोर विंड्स। क्या बोलते हैं, ऑनशोर विंड्स। ऑनशोर विंड्स ऑलवेज ब्रिंग्स मॉइस्चर दैट इज रेनफॉल। तो ऑनशोर विंड्स आएंगी तो अपने साथ क्या लेकर के आएंगी, रेनफॉल लेकर के आने वाली है। अब यही विंड जब जमीन के इस तरफ पहुंचेंगी तो अब इनमें मॉइस्चर नहीं बचेगा, तो अब ये जमीन से सी पर जाएंगी, लैंड टू सी जाएंगी, तो अब हम इनको बोलेंगे ऑफशोर विंड्स। और ऑफशोर विंड्स ब्रिंग्स ड्राई कंडीशन, क्योंकि इनमें मॉइस्चर नहीं होता है। बस यही समझने वाली चीज थी जो मैंने आपको बता दी है, इजी था बिल्कुल। ऑनशोर विंड्स ब्रिंग्स रेन, ऑफशोर विंड्स ब्रिंग्स ड्राई कंडीशन। अभी यही कंसेप्ट को हम यूज करके आगे सारे के सारे टॉपिक को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो अब आगे चलते हैं। अब ये मैंने क्या बनाया हुआ, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने एक हाइपोथेटिकल कॉन्टिनेंट बनाया। हाइपोथेटिकल कॉन्टिनेंट मतलब भाई नदर्न हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर इज लैंड हेमिस्फीयर, क्योंकि वहां पर ज्यादातर जगह क्या है, जमीन है। तो बिल्कुल मैंने सारे लैटिट्यूड्स को डिवाइड कर दिया, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 30, 45, 60, 70, 80, 90। तो मैंने ये क्या किया, एक हाइपोथेटिकल कॉन्टिनेंट बनाया, एक इमेजिनरी कॉन्टिनेंट बनाया। बिल्कुल आप ऐसा कैसा साउथ में भी मान सकते हो, बिकॉज व्हाटएवर हैपेंस इन द नदर्न हेमिस्फीयर जस्ट अपोजिट हैपेंस इन द सदर्न हेमिस्फीयर आल्सो। तो मैंने
मैंने क्या किया, लैटिट्यूड्स को बनाया। अब चूंकि मेरा कॉन्टिनेंट है काफी ब्रॉड है, तो मैंने कॉन्टिनेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को मैंने बोला वेस्टर्न पार्ट जो वेस्ट साइड में, बीच वाले को मैंने बोला सेंट्रल पार्ट जो बीच में, और तीसरे पार्ट को मैंने क्या बोला, ईस्टर्न पार्ट जो कहां पर दिखाई दे रहा है आपको, ईस्ट साइड में दिखाई दे रहा है। तो मैंने मेरे कॉन्टिनेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वेस्ट, सेंट्रल एंड ईस्ट। फिर लैटिट्यूड्स में डिवाइड कर दिया। अभी देखते हैं कहां पर किस टाइप का क्लाइमेट बनने वाला है। बस ध्यान ये रखना है, ये जो कॉन्टिनेंट है इसके चारों तरफ क्या है, मैंने बोला पानी। तो अगर कॉन्टिनेंट के बाहर से कहीं से भी विंड आएगी, इसका मतलब वो वाटर के ऊपर ट्रेवल करके आई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला यहां से कोई विंड आती है, यहां से कोई विंड आती है, तो यहां पर तो क्या था, तो आप बोलोगे वाटर। अब वाटर से कहां आ रही है विंड, लैंड पर। इसका मतलब है विंड्स आर ऑनशोर विंड्स है, तो अपने साथ हमेशा क्या लाएंगी, तो आप बोलोगे रेनफॉल लेकर के आएंगे। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बोलता हूं कि कोई विंड ये जमीन से वाटर की तरफ जा रही है, लैंड टू वाटर जा रही है, तो अब ये विंड कैसी है, ये पानी पे से आ नहीं रही है, ये जमीन पे से जा रही है, तो दैट इज ऑफशोर। अगर ऑफशोर विंड्स रहेगी तो अपने साथ मॉइस्चर नहीं लाएगी, तो वो क्या लाएगी, ड्राई कंडीशंस। तो ये आपको बस खाली ध्यान रखना है। अब मैं पूरे के पूरे डायग्राम को एक ही डायग्राम में सारे क्लाइमेटिक रीजन एसोसिएट करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जब मैं इक्वेटर की बात करता हूं, इक्वेटर मतलब एग्जैक्टली उस लाइन पे ही थोड़ी लो प्रेशर बनता होगा, एक बेल्ट बनता होगा ना, 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर लो प्रेशर बनता होगा। लो प्रेशर है इक्वेटर पे, मोस्टली एरिया में क्या है, वाटर है। अगर वहां पे ज्यादा धूप पड़ती है, ज्यादा धूप पड़ रही है, ज्यादा गर्मी पड़ रही है और वाटर है सरफेस पे, तो वहां पर ज्यादा इवेपोरेशन हो रहा होगा। और अगर ज्यादा इवेपोरेशन होगा तो वहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल भी होगी। रेनफॉल होगी थ्रू आउट द ईयर होगी, क्यों, क्योंकि वहां थ्रू आउट द ईयर इंसोलेशन ज्यादा है, थ्रू आउट द ईयर लो बनता है। तो 0 से 10 डिग्री जो नॉर्थ एंड साउथ वाला एरिया, उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या बोलते हैं हम उसको, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। अभी इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में कोई ईस्ट सेंट्रल वेस्ट कुछ नहीं होता है, क्यों, बिकॉज इट्स ऑल वार्म, ऑल लो प्रेशर, सब जगह क्या है, रेनफॉल ही रेनफॉल है। तो जो 0 से 10 डिग्री वाला एरिया है, इसको मैं क्या बोल देता हूं, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या बोल देता हूं मैं इसको, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये मैंने बोल दिया इक्वेटोरियल क्लाइमेट। फॉर इक्वेटोरियल क्लाइमेट देयर इज नो ईस्ट और वेस्ट, इट्स ऑल वार्म, लो प्रेशर, winds are rising everywhere, heavy rainfall। और अगर heavy rainfall होगी, डेली रेनफॉल होगी, तो वहां पर ट्रीज कैसे बनेंगे, तो आप बोलोगे एवरग्रीन फॉरेस्ट बनेंगे। और अगर मैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में ट्रीज की बात करता हूं, चूंकि वहां पानी बहुत ज्यादा है, तो वहां के ट्रीज कुछ ऐसे रहेंगे जिनको वाटर को रेजिस्ट करना है, उन्हें पानी स्टोर करने की जरूरत नहीं है, तो वो हार्डवुड ट्रीज होंगे। ऑन दी अदर हैंड डेजर्ट में कैसे मिलेंगे, तो आप लोग बोलोगे सॉफ्टवुड ट्रीज देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पर पानी की कमी होती है, तो वो पानी अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। लाइक कैक्टस, लाइक एलोवेरा, वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी में वाटर को स्टोर कर लेते हैं। लेकिन इक्वेटर में ट्रीज कैसे मिलेंगे, हार्डवुड ट्रीज मिलेंगे, क्योंकि उनके चारों तरफ पानी है, उनको वाटर लॉगिंग से बचना है, तो वो ये सारी एडाप्टेशन कर चुके होंगे। तो पहला मैंने बताया कौन सा क्लाइमेट, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब हमने यहाँ फेरल मॉडल देखा था पहले भी, जहां पर लो प्रेशर था इक्वेटर के पास, दिस इज लो प्रेशर, तो यहां पर तो विंड राइज कर रही थी, पानी गिरा। ऑन दी अदर हैंड 30 डिग्रीज पर विंड क्या कर रही थी, तो आप बोलोगे 30 डिग्रीज पर विंड सिंक कर रही थी। अगर विंड सिंक करेगी तो वहां क्लाउड्स नहीं बनेंगे, वहां हाई प्रेशर बनेगा। अगर विंड सिंक करेगी तो क्लाउड्स नहीं बनेंगे, और अगर क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो रेनफॉल नहीं होगी, और अगर रेनफॉल नहीं होगी तो वहां पर क्या हो जाएगी, ड्राई कंडीशंस हो जाएगी। तो दूसरा मैं बता देता हूं, यहां पर ये 20 to 30 डिग्री वाला या 25 to 30 डिग्री वाला एरिया जो हो गया, वो हाई प्रेशर के कारण क्या बन जाएगा, तो आप लोग बोलोगे डेजर्ट टाइप का एरिया बन जाएगा। अब वो डेजर्ट कहां बन रही है, ट्रॉपिकल एरियाज में बन रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, वो क्या बन जाएगा, ट्रॉपिकल डेजर्ट बन जाएगा। अभी ध्यान से देखना, अभी ये वाला पोर्शन छोड़ दो फिलहाल, ये जो ट्रॉपिकल मानसून वाला ये छोड़ दो, ये स्लाइड की दिक्कत के कारण अभी से अपीयर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं सिर्फ इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस वाले पोर्शन मतलब सेंट्रल और वेस्टर्न पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ऊपर पूरे में बन गया डेजर्ट, नीचे पूरे में थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल। ऊपर है डेजर्ट, नीचे है रेनफॉल, तो बीच वाला एरिया क्या रहेगा, तो बीच वाला एरिया ये जो 10 to 20 डिग्री वाला रहेगा या 10 to 25 डिग्री वाला एरिया रहेगा, इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांजिशन जोन।
नीचे थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल, ऊपर डेजर्ट, तो बीच में क्या बन जाएगी, ग्रासलैंड बन जाएगी, अ काइंड ऑफ ट्रांजिशन। तो बीच में क्या बन जाएगी, ग्रासलैंड। चूंकि ट्रॉपिकल एरियाज में बन रही है इसलिए बोलेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और ये सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड कहां मिलती है, दैट इज इन अफ्रीका। और अफ्रीका में इसको बोलते हैं सवाना। क्या बोलते हैं, सवाना, सवाना या फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे कि सर डेजर्ट बनना थी 30 डिग्री पर, 25 to 35 डिग्रीज पर, तो यहां पर भी बनना थी, पर यहां क्यों नहीं बनी? तो भाई याद रखना है कि यहां पर अकॉर्डिंग टू द फेरल मॉडल यहां पर विंड्स चलती हैं ईस्टर्लीज। और ईस्टर्लीज का मतलब क्या है, वो ईस्ट टू वेस्ट आती हैं, राइट, ईस्ट टू वेस्ट आती हैं। अब अगर मेरी विंड्स चलेंगी ईस्ट टू वेस्ट आएंगी तो विंड्स कुछ ऐसी आएंगी, हाँ। और अगर विंड्स ऐसी आएंगी तो ये विंड्स कौन सी दिखाई दे रही, तो आप बोलोगे ये तो हैं ऑन शोर विंड्स। और ऑन शोर विंड्स है मतलब वाटर से जमीन पर आ रही हैं, और वाटर टू लैंड आएंगी तो अपने साथ क्या लेकर के आएंगी, तो आप बोलोगे मॉइस्चर लेकर आएंगी। और मॉइस्चर लाएंगी तो ये क्या कराएंगी, रेनफॉल। तो यहां पर जो ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट है वहां पर डेजर्ट नहीं बनेगी, वहां पर ग्रासलैंड नहीं बनेगा, वहां पर पानी गिरेगा बिकॉज ऑफ ऑन शोर ईस्टर्लीज। तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं ट्रॉपिकल मॉनसून, क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज में बना है और मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट हो गया ये। लेकिन यही विंड्स जब यहां आएंगी तो अब इनका मॉइस्चर खत्म हो चुका होगा, अब इनका मॉइस्चर खत्म हो चुका, और जब ये यहां आएंगे अब तक तो ये ऑफशोर बन गई है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो मैंने बता दिया कि ईस्ट साइड में पूरा 10 to 30 डिग्री क्या बन गया, तो अपन लोगों ने बोला क्या बन गया वहां पर, ट्रॉपिकल मॉनसून। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अब भाई देखो ड्यूरिंग समर सीजन प्रेशर बेल्ट क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये ईस्टर्लीज थी, ये ईस्टर्लीज मेरी चल रही थी, अब समर में क्या होगा, प्रेशर बेल्ट टुवर्ड्स नॉर्थ शिफ्ट करेंगे, नॉर्थ शिफ्ट कर गए, तो अब ईस्टर्लीज भी टुवर्ड्स नॉर्थ शिफ्ट कर गई। तो 30 to 45 डिग्रीज में भी ईस्टर्लीज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कैसी रहेंगी, ऑन शोर ड्यूरिंग समर सीजन ओनली। तो समर सीजन में यहाँ पर किस टाइप का क्लाइमेट बन जाएगा ऑन द ईस्टर्न साइड, तो आप बोलोगे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। हाँ, लेकिन विंटर में यहाँ पर विंड्स ऑफशोर हो जाएंगी, क्योंकि ये सिर्फ समर सीजन में ही प्रेशर बेल्ट शिफ्ट करेगा। विंटर में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्राई कंडीशंस हो जाएंगी। लेकिन समर में कुछ समय के लिए यहाँ पर पानी गिरेगा, बट चूंकि ये एरिया टेम्परेट एरियाज में, इसलिए इसको कैसा क्लाइमेट बोल दिया, टेम्परेट टाइप ऑफ मॉनसून, बिकॉज ऑफ ऑनशोर ईस्टर्लीज इन समर सीजन। ये चीज आपको ध्यान रहेगी, बिल्कुल ध्यान रहना ही चाहिए। अब आगे चलते हैं, अब इस साइड आ जाते हैं, वेस्टर्न साइड। अब देखो समर सीजन में यहां से दिखाता हूं, समर सीजन में तो क्या हो रहा था, मैंने बोला टेम्परेट मॉनसून बन रहा था। टेम्परेट मॉनसून मतलब ड्यूरिंग समर सीजन ये विंड्स क्या हो रही थी, ऑनशोर ड्यूरिंग समर सीजन ओनली, सिर्फ कब हो रही थी, समर सीजन में। लेकिन विंटर सीजन में तो यहाँ पर क्या हो रही थी, विंड्स ऑफशोर हो जाती हैं। तो विंटर सीजन में विंड्स कहां पर, यहाँ पर वेस्टर्लीज। तो ये जो वेस्टर्लीज विंड्स है ये विंटर सीजन में ऑनशोर हो जाएंगी, कहां, वेस्टर्न साइड में। तो वेस्टर्लीज विंटर सीजन में ऑनशोर होंगी, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर विंटर में रेन होगी लेकिन समर ड्राई है। ये वाला जो एरिया यहाँ पर समर में रेन होगी लेकिन विंटर ड्राई है। तो इसको मैंने बोला टेम्परेट मॉनसून। और ये जो क्लाइमेट है जहां विंटर में क्या होगी, रेनफॉल होगी, और समर कैसा रहेगा, ड्राई रहेगा, उस टाइप के क्लाइमेट को बोला जाता है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहां से कहां बनता है, ध्यान से देखो, 30 to 45 डिग्रीज पर बनता है, नॉर्थ एंड साउथ। जैसा नॉर्थ में होगा बिल्कुल वैसा का वैसा कहां होगा, साउथ में भी होगा। ओनली ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट कहां बन रहा है, ध्यान से देखो, वेस्टर्न साइड बन रहा है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट बिटवीन 30 to 45 डिग्रीज लैटिट्यूड, नॉर्थ एंड साउथ। फिर क्या है, इफेक्ट्स ऑफ शिफ्टिंग प्रेशर बेल्ट, जो मैंने आप लोगों को बताया। समर कैसी रहती है मेडिटेरेनियन में, ड्राई। विंटर में क्या होती है वहां पर, रेनफॉल। तो इस टाइप के क्लाइमेट को क्या बोलते हैं, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। इट इज वेरी गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर बहुत ज्यादा होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी ध्यान से देखना, ये वाले एरिया में इधर पर समर में रेन होती है, विंटर यहां पर ड्राई होता है। ये वाले एरिया में समर ड्राई होता है और विंटर में यहां पर रेन होती है, राइट। तो अभी देखो समर ड्राई, समर में रेन, लेकिन यहाँ पर रेन काफी कम होती है बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। तो बीच वाला एरिया कहीं पर भी थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल दिख रही है। देखो यहाँ पर ग्रासलैंड क्यों बना था, ये सवाना ग्रासलैंड क्यों बना था, क्योंकि नीचे जो थी थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल थी, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल है नहीं। यहाँ पर पानी गिरा, थोड़ा बहुत गिरा, यहाँ पे समर में बिल्कुल पानी नहीं गिरा।
मेडिटेरेनियन में विंटर में पानी गिरा, थोड़ा पानी गिरा, यहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं गिरा, तो बीच में क्या बन जाएगा, तो बीच में बन जाएगी डेजर्ट। क्या बन जाएगी, बीच में डेजर्ट। अब ये डेजर्ट कौन से एरिया में है, टेम्परेट एरियाज में है, इसलिए मैं इसको बोलूंगा टेम्परेट डेजर्ट। क्या बोल दूंगा, टेम्परेट डेजर्ट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट का सेंट्रल पार्ट में, एशिया में, चाइना और रशिया के बीच में फंसी हुई है, बिटवीन 30 to 45 डिग्री लैटिट्यूड भी है, वो आप लोग चेक कर लेना। तो ये सभी लोगों को समझ में आया। तो मेडिटेरेनियन और टेम्परेट के बीच में क्या बन गया, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। क्या बन गया, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, या फिर टेम्परेट डेजर्ट भी उसको बोल सकते हैं। मिड लैटिट्यूड क्यों, क्योंकि बिटवीन 30 to 45 डिग्रीज वो फॉर्म हो रही है। यहां तक सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अब ये वाला जो पोर्शन है ना 45 to 60 वाला, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो पहले ऊपर वाले पोर्शनों को फिनिश कर लेते हैं जो काफी इजी है समझने के लिए। तो अब ऊपर वाले पोर्शन पे चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं बिटवीन 80 to 90 डिग्री। काफी पोल्स के पास पहुंच गए। तो पोल्स के पास भी कोई वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट नहीं होता, इट्स ऑल कोल्ड। पूरा का पूरा पोल्स कैसा है, काफी ठंडा एरिया है। पूरा का पूरा पोल्स कैसा है, बहुत ठंडा है। टेम्परेचर नेवर एक्सीड 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री से कम रहेगा। एरिया इज परमानेंटली फ्रोजन, इसलिए उस एरिया को बोला जाता है परमाफ्रॉस्ट। क्या बोला जाता है, परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट मतलब टेम्परेचर नेवर एक्सीड 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर टेम्परेचर कभी 0 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा, हमेशा ठंडा है, ठंडा है मतलब हाई प्रेशर है, विंड हमेशा सिंक करेगी, तो कोई भी वेजिटेशन होगा, रेनफॉल ही नहीं होगी। पहली बात तो सब कुछ जम गया है, मिट्टी तक जम गई है, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो इट्स ऑल काइंड ऑफ अ डेजर्ट। तो परमाफ्रॉस्ट है, परमानेंटली फ्रोजन एरिया है, कंप्लीट डेजर्ट है। अब दूसरा एरिया है 70 to 80, ये भी पोल्स के काफी पास है। 70 to 80 वाला एरिया जो है, ये भी पोल्स के काफी पास है, लेकिन यहां पर भी ठंड तो बहुत पड़ती है, लेकिन एक शॉर्ट समर सीजन आता है केवल 2 महीने का। कितने महीने का, केवल 2 महीने का शॉर्ट समर सीजन आता है। सिर्फ 2 महीने के लिए यहाँ पर बर्फ पिघलती है और टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है 0 डिग्री से, लेकिन 10 डिग्री को कभी भी एक्सीड नहीं करता है। सो इन दिस एरिया ऑफ 70 to 80 डिग्री लैटिट्यूड, टेम्परेचर रेयरली एक्सीड 0 डिग्री सेल्सियस बट नेवर एक्सीड 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर टेम्परेचर किस रेंज में होता है, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस। केवल कितने दिनों के लिए, ओनली फॉर 2 मंथ्स। तो यहाँ पर शॉर्ट समर सीजन जो है देखने को मिलता है। बाकी 10 महीने तो यहाँ पर भी क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। इस टाइप के क्लाइमेट को यहाँ पर भी कोई वेस्ट नहीं, कोई सेंट्रल नहीं, कोई ईस्ट नहीं। क्यों, बिकॉज इट्स ऑल कोल्ड, एकदम पोल्स के पास है। इस टाइप के क्लाइमेट को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप को बोलते हैं हम तुंद्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या बोलते हैं, तुंद्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट। तुंद्रा रीजन, शॉर्ट समर सीजन है। अच्छा, यहाँ पर डेजर्ट बनेगी क्या, नहीं, यहाँ पर छोटी छोटी ग्रासेस उग जाएंगी। क्यों, क्योंकि केवल 2 महीने के लिए क्या हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, लेकिन पेड़ नहीं उग पाएंगे। 10 महीने तो बर्फ जमी हुई है, तो ग्रासेस होंगी यहाँ पर, लेकिन पेड़ नहीं होंगे। तो क्या बोला हमने, तुंद्रा रीजन, वेरी शॉर्ट समर सीजन ऑफ 2 मंथ्स ओनली। अब और नीचे चलते हैं, 60 to 70 चलते हैं। अब हम पोल से दूर जा रहे हैं, तो समर सीजन लंबा होता जाएगा। पोल्स पे समर सीजन था ही नहीं, तुंद्रा पे 2 महीने का आया। अब नीचे आ गए 60 to 70। अब यहाँ पर समर सीजन 6 महीने का हो जाएगा। कितने महीने का हो जाएगा, 6 महीने का हो जाएगा। तो 6 महीने समर मतलब 6 महीने टेम्परेचर 0 डिग्री से ज्यादा है और 6 महीने 0 डिग्री से कम है। मतलब यहाँ बर्फ जमी रहती है 6 महीने और 6 महीने बर्फ पिघल जाती है। तो यहाँ पर आप पेड़ भी उगेंगे, लेकिन पेड़ उगेंगे तो पेड़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि बर्फ बहुत गिरती है, और बर्फ से बचने के लिए पेड़ों शेप कैसा ले लेंगे, कोनीफेरस ट्रीज का। तो यहाँ पर 60 to 70 डिग्रीज वाले लैटिट्यूड में हमको जो पेड़ मिलेंगे वो कैसे रहेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कोनीफेरस ट्रीज मिलेंगे, कोन के फॉर्म में मिलेंगे, ताकि उनके ऊपर बर्फ गिरे तो वो बर्फ को इजीली नीचे पहुंचा दें। तो 60 to 70 डिग्री वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, टाइगा कोनीफेरस, क्योंकि ये इस टाइप के फॉरेस्ट रशिया में बहुत ज्यादा मिलते हैं और रशिया में लोग उनको क्या बोलते हैं, टाइगा। और कोनीफेरस क्यों, क्योंकि उनका शेप कैसा रहता है, कोनीफेरस रहता है। कोनीफेरस ट्रीज वैसे पेपर और पल्प इंडस्ट्री के बहुत ज्यादा काम में आता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जो मैंने बोला था कि जो 45 to 60 वाला कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, एक बार उसको जल्दी से देख लेते हैं कि भाई देखो, अभी तक मैंने बोला था 45 to 60 को मैंने छोड़ दिया था बिकॉज इट्स अ बिट कॉम्प्लेक्स। पहले ऊपर इजी वाले को फिनिश किया था। अब चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब वापस मेरे इसी फेरल मॉडल पे आ गए। देखो 30 to 60 डिग्री पर क्या चलती है, वेस्टर्लीज चलती है। 30 to 60 डिग्री पर क्या चलती है, तो आपने बोला वेस्टर्लीज चलती है। वेस्टर्लीज चलती है मतलब वेस्ट टू ईस्ट चलती है विंड, क्योंकि विंड का नाम कैसे देते हैं, जहां से उसका ओरिजिनेशन होता है। तो जो 30 to 60 वाला एरिया है, वहां पर कौन सी विंड चलती है, वेस्टर्लीज चलती है। तो 30 to 60 में तो ये 45 वाला एरिया भी आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर वेस्टर्लीज थ्रू आउट द ईयर चलेंगी। अब अगर वेस्टर्लीज यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर चलेंगी, तो थ्रू आउट द ईयर ये विंड्स कैसी रहेंगी, ऑन शोर।
और अगर ऑन शोर विंड्स है तो थ्रू आउट द ईयर क्या करवाएंगी यहाँ पर ये रेनफॉल। तो ऐसा सीजन, ऐसा एरिया जो बिटवीन 45 to 60 है ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट, जहां पर थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होती है, उसको बोलते हैं ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब ये जो विंड्स आ रही हैं, ऑनशोर विंड्स जो आ रही हैं, ऑनशोर वेस्टर्ली जो आ रही है थ्रू आउट द ईयर, ये यहाँ से पूरे एरिया को क्रॉस करी, यहाँ कोई माउंटेन नहीं आया, विंड सलंग निकल गई, लेकिन यहाँ पर लास्ट में रशिया में ईस्ट साइड में आ जाता है कामचटका प्लेटू। क्या आ जाता है? कामचटका प्लेटू। अब क्लामचटका प्लेटू, ये जो विंड्स थी, जो इनमें बचा हुआ मॉइस्चर था, विंड्स को राइज कर देगी। अगर विंड ऊपर उठ जाएगी तो विंड ठंडी हो जाएगी, तो उसकी मॉइस्चर कैरी कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो वो इस साइड क्या करा देगी? रेनफॉल। तो ये वाला भी जो पोर्शन है, जो यहाँ वाला पोर्शन है, यहाँ पर भी थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होगी। इसको हम बोलेंगे लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या बोलेंगे? लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो देखो, ब्रिटिश टाइप में भी थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल हो रही है, लॉरेंशियन में भी थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल हो रही है। लॉरेंशियन ईस्ट साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट बन रहा है, ब्रिटिश वेस्ट साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट बन रहा है। अब अगर दोनों साइड थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल है तो बीच में क्या बन जाएगी? तो बीच में बन जाएगा ग्रासलैंड्स। लेकिन ग्रासलैंड्स कैसे रहेंगे? तो हमने बोला मिड लैटिट्यूड के पास बना, तो बोला मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड। इसके दुनिया में अलग अलग जगह अलग अलग नाम होते हैं जिसके नाम से ये जाने जाते हैं। तो अब जल्दी से स्लाइड में देख लेते हैं। ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, थ्रू आउट द ईयर रेन बिकॉज ऑफ ऑनशोर वेस्टर्ली। ऑनशोर वेस्टर्लीज यहां तक भी आए। ओहो, एक सेकेंड रुकिएगा, जल्दी से अपन वापस ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट पे आ जाते हैं। हाँ, यहां तक आ गए थे ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में। कहां बनता है? हमेशा वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट बनता है। अब ब्रिटिश टाइप और लॉरेंशियन टाइप, ये लॉरेंशियन टाइप था, यहां पर भी थ्रू आउट द ईयर रेन, ब्रिटिश टाइप में भी थ्रू आउट द ईयर रेन। तो फिर दोनों में डिफरेंस कहां आ जाता है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट को जितना ठंडा होना चाहिए वो उतना ठंडा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ओशनिक वाटर रहता है वो वार्म रहता है बिकॉज ऑफ वार्म ओशनिक करंट। सो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट इज नॉट एज कोल्ड एज इट शुड बी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वार्म ओशनिक करंट। ऑन द अदर एंड यहाँ पर एक कोल्ड ओशनिक करंट रहती है जिसके कारण ये एरिया बहुत ठंडा हो जाता है। तो नॉट एज कोल्ड बिकॉज ऑफ वार्म करंट। वेरी अनरिलायबल, रैपिडली चेंजिंग वेदर, कभी भी यहाँ पर पानी गिर जाता है, इसलिए हमेशा ब्रिटेन की कारों में छाते भी लगे रहते हैं। आपको देखा होगा आप लोगों ने। रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर बिकॉज ऑफ परमानेंट वेस्टर्ली। ब्रिटिश टाइप के बाद इधर कौन सा बन जाता है? तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लॉरेंशियन टाइप बन जाता है। ये काफी ठंडा होता है। और बीच में क्या बन जाता है? तो मैंने बताया था टेम्परेट ग्रासलैंड। बीच में क्या बन जाता है? टेम्परेट ग्रासलैंड। अभी टेम्परेट ग्रासलैंड देखना एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है। फॉरेस्ट एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता क्योंकि आपको पेड़ काटना पड़ते हैं। ठीक है, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ फॉरेस्ट के आप पेड़ काट के एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। लेकिन ग्रासलैंड बहुत अच्छा एरिया रहता है फॉर एग्रीकल्चर क्योंकि प्लेन एरिया है, एक्सट्रीम वेदर भी नहीं है, पानी भी है वहां पे थोड़ा बहुत, तो ये बहुत अच्छे रहते हैं फॉर एग्रीकल्चर। और अलग अलग जगह इन ग्रासलैंड्स के अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो अलग अलग जगह इनके अलग अलग नाम है। तो कहाँ क्या बोलते हैं एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। इनको बोला जाता है रशिया में स्टेपीज। क्या बोला जाता है? रशिया में स्टेपीज। तो आपको ध्यान रखना है, स्टेपीज इन रशिया एंड यूक्रेन। यूएसए में बोलते हैं प्रेरीज। तो यूएसए और कनाडा में क्या बोलते हैं इनको? प्रेरीज। अर्जेंटीना में बोलते हैं पंपास। अर्जेंटीना में क्या बोलते हैं? पंपास। ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है डाउन्स। न्यूजीलैंड में बोला जाता है कैंटरबरी प्लेन्स। और हाई फेल्ड्स बोला जाता है साउथ अफ्रीका में। लिखते हैं वेल्ड्स और बोलते हैं फेल्ड्स। सो हाई फेल्ड्स इन साउथ अफ्रीका। तो नाम याद रखना, स्टेपीज इन रशिया एंड यूक्रेन। नॉर्थ अमेरिका में बोला प्रेरीज, मतलब यूएसए और कनाडा में। पंपास कहाँ बोला? साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना वाले एरिया में। ऑस्ट्रेलिया में बोला डाउन्स। न्यूजीलैंड में बोला कैंटरबरी प्लेन्स। और फेल्ड्स कहाँ बोला? हाई फेल्ड्स साउथ अफ्रीका में। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। मैंने एक ही लेक्चर के अंदर सारी चीजों को कवर करने की बहुत ही बढ़िया तरीके से कोशिश करी है। आई होप आपको लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।